Guys, today discussing limitation of राउल्ट्स लॉ। ये हम जो है आज राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। तो जो राउल्ट का नियम क्या है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये राउल्ट का नियम जो है इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ तक लागू होगा, किस प्रकार के विलयनों पर लागू होगा और किस प्रकार के विलयनों में ये जो है विचलन दिखाएगा, विचलन प्रदर्शित करेगा, मतलब किन विलयनों कहने मतलब किन विलयनों पर लागू नहीं होगा और किस प्रकार के विलयनों पर लागू होता है। तो पहली इसकी जो लिमिटेशन क्या है कि ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं लागू होता। मतलब आदर्श मतलब तनु विलयन जो है जो आदर्श विलयन की तरह कार्य करते हैं उन पर लागू होता है। विलय के अधिक सांद्रण पर अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, अतः यह नियम विचलित हो जाता है। दूसरा क्या है, इसको वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आयनन के दौरान इसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है। ऐसे ही ये पदार्थों के विलयनों यह उन पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलयन में संगुणित नहीं होते हैं। जैसे आपने किसी रिएक्टेंट के 2 मोल लिए और उसने क्या बना लिया, एक डायमर बना लिया, तो यहाँ पर क्या संगुणन दिखाया गया और कैसा हो गया, संगुणित हो गया। मतलब यहाँ पर मैंने 2 मोल लिए तो यहाँ पर कितने मोल प्राप्त हुए, 1 मोल। तो मतलब ये कैसा हो गया, संगुणित हो गया। तो ऐसे पदार्थों पर लागू नहीं होगा, ऐसे इस प्रकार के विलयनों पर लागू नहीं होगा जो विलयन में जाकर के कोई पदार्थ संगुणित हो जाए। ऐसे मैंने 3 मोल लिए तो ट्राइमर इसने बना लिया, 4 मोल लिए तो उसने टेट्रामर बना लिया, ऐसे मैंने n मोल ले लिए तो उसने क्या बना लिया, पॉलीमर बना लिया। तो इस प्रकार के विलयनों पर ये लागू नहीं होता है। और यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य हैं इसे बोलते हैं वियोजन। ठीक है, तो वियोजन में क्या होता है, अणुओं की संख्या बढ़ती है। संगुणन में क्या होता है, अणुओं प्रोडक्ट जो बनता है उसके अणुओं की संख्या घटती है। और वियोजन में क्या होता है, प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब घट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों, उन्हीं पर लागू होता है। यदि विलय वाष्पशील हो तो इसकी वाष्प भी सतह पर विलायक के वाष्प दाब में मिली होगी, अतः इससे P0 - PS के मान में विचलन हो जाएगा। तो ये हमारी क्या रही, राउल्ट के नियम की लिमिटेशन। और ये जो कल हमने सूत्र एक मॉडिफाई किया था, उस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना करेंगे। तो ये आप समझ ही गए होंगे, जो है इससे जो है कापी पर बाकायदे लिखेंगे। और अगला जो टॉपिक है इसी से संबंधित है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार की गणना करना, अणुभार की गणना करना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार की गणना करना। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। ये अब देखो उसमें जो कल मैंने सूत्र निकाला था P0 - PS अपान P0 इस सूत्र हमने निकाला था। और क्या था ये,
स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए से इसी से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो ये जो एन स्मॉल एन है ये क्या है, विलेय के मोल है। ये किसके मोल है, ये जो मोल है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये कैपिटल एन जो हमारा क्या है, मोल ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये मोल ऑफ सोलवेंट है। अब देखिए जो मोल होता है, मोल तो मोल वाला सूत्र होता है विलेय के मोल, तो पदार्थ का भार बटे अणुभार। ऐसे कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन। ठीक है, और यहाँ पर विलेय जो है वो कैसा, अवाष्पशील है। तो जब विलेय अवाष्पशील है, या हम ऐसे कहते हैं यहाँ पर जो विलेय हमारा है, हमने ये जो अणुभार निकालेंगे ये तन विलयनों के लिए निकालेंगे, जिससे कि यहाँ पर राउल्ट का नियम लागू हो जाए। तो हम मान लें कि यहाँ पर जो आयन है, यहाँ पर जो आयन स्मॉल आयन है वो आयन की तुलना में, चूंकि आयन जो है स्मॉल आयन वो कैपिटल आयन की तुलना में छोटा है किससे, कैपिटल आयन से। मतलब इस स्मॉल आयन को क्या कर दें, नगण्य मान लें। क्या कर दें, इसे हम क्या कर दें, नगण्य कर दें, नगण्य है। ठीक है, नगण्य है तब। ठीक है, या लिख दें विलयन, तन विलयनों के लिए लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें, या फिर तन विलयनों के लिए, तन विलयनों के लिए। ठीक है, तन विलयनों के लिए। तो तन विलयनों के लिए तन विलयन तभी होगा जब आपने विलेय कम घोला है, इतना कम घोला है कि जो कैपिटल एन की तुलना में कम है, नगण्य है, जिसे गिना नहीं जा सकता जो है। तो यहाँ पर जो हमारा ये सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। आयन को हम छोड़ देंगे, नगण्य है, तो P0 माइनस PS अपान P0 बराबर एन का मान क्या है, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एन, और कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एन, और गुणा में उल्टा हो जाएगा कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है तो यहाँ से सूत्र की सहायता से हम जो है विलेय का, अवाष्पशील विलेय का के अणुभार स्मॉल एम की गणना इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पर P0 जो है वो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, और जो PS है वो विलयन का वाष्प दाब है। स्मॉल W जो है वो विलेय का भार है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, कैपिटल W विलायक का भार और कैपिटल एम विलायक का अणुभार है। तो आज के लिए इतना। कल जो हम एक विधि सीखेंगे जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की जो है कैसे मापेंगे, उसकी एक विधि जो है कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।